हेलो गाइस। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और हर एक ग्रह की अपनी ही एक दुनिया है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर हमें अब तक जीवन का एक भी निशान देखने को नहीं मिला है। उन ग्रहों में जीवन का न होना उनके जलवायु और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। पर इस दुनिया को चाहे तो हम अपने बलबूते पर बदल भी सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इन ग्रहों को टेराफॉर्म कर इन्हें रहने लायक बनाया जा सकता है। हमने अभी तक ज्यादातर मून और मार्स को ही टेराफॉर्म कर उसे रहने लायक या फिर यूं कहें उसे कॉलोनाइज करने के बारे में सुना है। पर वीनस का क्या इसे भी टेराफॉर्म कर हम एक दिन यहाँ रह सकते हैं? इसे रहने योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर जीवन पृथ्वी से कितना अलग होगा? क्या इसे टेराफॉर्म करना पॉसिबल भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर हम वीनस को टेराफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मानो या ना मानो, धरती और वीनस बहुत ही समान है। वीनस और धरती को सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये दोनों लगभग सेम साइज के हैं, सेम मास के हैं, यहाँ तक कि इनकी ग्रेविटी भी लगभग सेम है और दोनों ही एक ही मटेरियल से बने हैं। पर दुर्भाग्य से इन दोनों के बीच तुलना यहीं पर समाप्त होती है। पृथ्वी के विपरीत वीनस बेहद ही गर्म है। इसकी सतह पर अविश्वसनीय रूप से बेहद ही घना वातावरण और जहरीले धुएं हैं। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 2-3 अरब साल पहले वीनस न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा, क्योंकि वीनस कभी सन के हैबिटेबल जोन का हिस्सा था। हालांकि आज के समय में हैबिटेबल जोन की जो रेंज है वो है सन से 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पर 3 अरब साल पहले ये रेंज स्टार्ट होता था 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, जबकि वीनस जो सन से 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर है। इसका मतलब साफ था उस समय ये हैबिटेबल जोन का हिस्सा था, जिससे यहाँ पर एक स्टेबल एटमॉस्फेयर जरूर रहा होगा, जो पृथ्वी की तरह पानी के महासागरों, जंगलों और शायद वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद रही होगी। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने अच्छे कंडीशन में होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि वीनस बेहद गर्म खतरनाक स्थान में तब्दील हो गया। तो गाइस, हालिया शोध के मुताबिक हमारा जो आज का सन है वो आज से 3 अरब साल पहले आज के मुकाबले 18 से 20% साइज में छोटा था, जिससे इसका हैबिटेबल जोन आज के मुकाबले थोड़ा और नजदीक था। इसलिए वीनस इसके रेंज में ही आता था। पर समय के साथ सन का साइज बढ़ने लगा, जिससे हैबिटेबल जोन का रेंज पीछे की तरफ खिसकने लगा, जिसकी वजह से वीनस इसकी रेंज से बाहर हो गया। और फिर हुआ इसके साथ बहुत बुरा। ये एक बेहद ही विशाल रीसरफेसिंग इवेंट से होकर गुजरा, जिसने यहाँ के वातावरण को तहस नहस कर दिया। पर माना कि ये अब रहने लायक नहीं है, लेकिन इसे फिर से रहने योग्य बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो गाइस, आधी सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि वीनस को कैसे टेराफॉर्म किया जाए, क्योंकि वीनस को टेराफॉर्म करने के लिए जिन 2 बड़े मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है वो है वातावरण और तापमान। क्योंकि करंट टाइम में वीनस की सतह 462 डिग्री सेल्सियस तक प्रचंड गर्म है, जो शीशे तक को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। और इसका वातावरण जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जो पृथ्वी से 93 गुना भारी है। इसलिए इसको टेराफॉर्म करना इतना आसान भी नहीं है। वीनस की टेराफॉर्मिंग को लेकर साल 1961 में कार्ल सगन ने एक थियरी पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम आनुवांशिक रूप से विकसित किए गए कीटाणुओं को वीनस की जमीनी सतह पर छोड़ दें तो वह आसानी से वहां पर पहले से भरपूर मात्रा में मौजूद कार्बन कणों को जैविक कणों में बदल सकते हैं। हालांकि इस थियरी को बाद में वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के आविष्कार के चलते नकार दिया गया,
लेकिन साल 1991 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पॉल बिर्च के वीनस के वातावरण को बदलने का एक प्रस्तावित तरीका वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। उनकी थियरी के हिसाब से वीनस पर हाइड्रोजन बमबारी करके वहां पर बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ग्रेफाइट और पानी बनाते हैं, जो कि भाप के रूप में होगा, और जब ये ग्रह की सतह पर गिरेगा तो ये इसके 80% हिस्से को पानी से ढक देगा। पर यह पृथ्वी के महासागरों जितने गहरे नहीं होंगे, बल्कि वीनस के पास पृथ्वी की तुलना में केवल 10% ही पानी होगा, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद 95% कार्बन डाइऑक्साइड से ही आएगा। पर इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, जो हमें धरती पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल सकती। हालांकि हमारे लिए हाइड्रोजन को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम जुपिटर और सैटर्न से रिसोर्सेस को निकाल सकें। पर समस्या ये है कि फिलहाल अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम इन गैस दिग्गजों से इनका हाइड्रोजन चुरा सकें। हालांकि हमारी एकमात्र समस्या हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि आयरन एरोसोल भी है, जो हमें भरपूर मात्रा में धरती पर नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें एस्टेरॉयड्स की माइनिंग करनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से संभव ही नहीं है। पर अगर इन फ्यूचर हाइड्रोजन को चुराना और एस्टेरॉयड माइनिंग करना संभव हो सका और अगर सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो वीनस पर डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले केवल थोड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बॉम्ब से प्रक्रिया करके ग्रेफाइट और पानी में तब्दील हो जाएगा, जिससे होगा ये कि ये वीनस ग्रह पर लटकने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों को साफ करने में मदद करेगा। चलो अब तो एसिड की बारिश से कुछ हद तक बचा जा सकता है, पर सतह के टेम्परेचर का क्या? तो गाइस, सतह को ठंडा करने का एक तरीका सोलर शेड से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम सोलर शेड को इस्तेमाल में लाएंगे तो बात आसानी से बन सकती है। इससे वीनस पर पड़ने वाली सन रेज और रेडिएशन को रोककर तापमान में मनचाहा गिरावट लाया जा सकता है। इस थियरी में इस्तेमाल किए गए सोलर शेड की मदद से, जो कि छोटे अंतरिक्ष यान या बड़े लेंस की एक सीरीज होगी, इन्हें वीनस की लैग्रेंजियन पॉइंट को ढका जाएगा। आपको बता दें कि वीनस की ये जगह सन से सबसे ज्यादा प्रकाश को प्राप्त करता है। इसी जगह पे वीनस का जो ताप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसी जगह पर शेड को लगाकर सन से निकलने वाले रेडिएशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। पर यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए हमें काफी ज्यादा एडवांस होना होगा, जो कि फिलहाल की टेक्नोलॉजी से ये संभव नहीं है। हालांकि सोलर शेड के अलावा नासा के वैज्ञानिक जियोफ्री ए लैंडिस को ऐसा लगता है कि हम वीनस के बादलों के ऊपर तैरते हुए शहरों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस भले ही बहुत ही ज्यादा गर्म है, पर सरफेस से 52 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी ग्रह के एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह को वीनस को टेराफॉर्म करने और उसमें होने वाले बदलावों को बारीकी से स्टडी करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ये एक सुरक्षित रहने की जगह के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर एक एयरशिप को उतारा जाएगा, जिसे स्टार्टिंग में रोबोट द्वारा रन कराया जाएगा, जिसमें हीलियम भरी जाएगी, जो कि एयर से काफी हल्की गैस होती है। ये एयरशिप 52 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर वीनस को ऑर्बिट करती रहेगी। इस पोजीशन पर रहकर वीनस की टेराफॉर्मिंग को लेकर काफी अच्छे से स्टडी की जा सकती है। पर एक बार को अगर मान भी लो टेराफॉर्मिंग का प्रोसेस अगर पूरा भी हो जाता है, तब भी इंसानों के लिए एक और बड़ी समस्या है। अगर वे वीनस पे चले गए तो उनके पास बहुत लंबे दिन और रातें होंगे, क्योंकि वीनस हर 243 पृथ्वी दिनों में एक बार घूमता है। मतलब वीनस पर एक दिन 5800 घंटे का होता है, और ये हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, जिसका मतलब यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है, जो कि काफी अद्भुत नजारा होगा। हालांकि इस पर भी दिन 24 घंटे का करने का भी तरीका वैज्ञानिकों ने बताया। उन्होंने बताया कि हम बड़े पैमाने पर मिरर्स का उपयोग करके और उन्हें सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए उसे घुमाकर
24 घंटे के चक्र का भ्रम पैदा किया जा सकता है। यदि ये सब कुछ सही ढंग से काम करने में कामयाब रहा तो वीनस बिल्कुल घर जैसा महसूस होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये एक दिन हमारे लिए बैकअप ग्रह हो सकता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी तक हमने जितना भी कुछ जाना है ये फिलहाल आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से संभव ही नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाएं कि ये सब कुछ करने में कामयाब हो सकें। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।